good morning, good afternoon, good evening, all of my students. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक थ्योरम की चर्चा की थी। इस वीडियो में भी हम थ्योरम वाले पोर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की क्वेरी थी पिछले वीडियो में कि सर आपने जो ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स प्रूफ किया है, उसमें तो जो कंसलेशन लॉ प्रूफ किया है उसमें तो केवल जो है एसोसिएटिव लॉ से काम चल जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए ग्रुप हमें मानना पड़ा, क्योंकि अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी आपने वहाँ पे लिखा था, तो आप देखिए दोनों साइड में आप ए इनवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं और ए इनवर्स को ए का इनवर्स बोल रहे हैं, और उन दोनों को ए और ए इनवर्स को कंबाइन करने पे सिस्टम की क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका सिस्टम क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, आप आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये एनालिसिस पेपर है, इसमें आप जैसे अब z प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, इसको लॉजिकली आपको रिप्रेजेंट करना आता है। ठीक है, तो इसमें चीज़ों को पहले एनालाइज करने का प्रयास करिए, तो वो चीज़ें अपने आप, बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपको ट्रैकल होनी शुरू हो जाएंगी, समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इस वीडियो में देखें तो एक और थ्योरम के साथ मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ओ दिया हो, डॉट दिया हो, स्टार दिया हो, इन सब को सेम बाइनरी ऑपरेशन आप समझेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका थ्योरम क्या है कि आपके पास एक सेमी ग्रुप जी कॉमा ओ दिया हुआ है। अगर ये ग्रुप बन जाता है तो इफ़ एंड ओनली इफ बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया वर्ड होगा। इफ़ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ को पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। मीन्स क्या होता है कि अगर आप ए बी को इम्प्लाई करता है तो बी ए को भी इम्प्लाई करना चाहिए। ठीक है, दैट रिलेशन इज नोन एज द इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मीन्स कि अगर ए बी को इम्प्लाई कर रहा है तो बी ए को क्या करना चाहिए, इम्प्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको चीज़ों को यहाँ एस्टेब्लिश करना है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि आपके पास एक सेमी ग्रुप जी कॉमा ओ है, तो कहता है कि इस सिस्टम के अंदर फॉर एवरी ए कॉमा बी इस जी का मेंबर है। ठीक है, तो दो तरह के इक्वेशंस लिए गए हैं, ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी हैव ए यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो अगर आपका सेमी ग्रुप बना तो उस कंडीशन में इस प्रकार के दोनों इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन मिलना चाहिए और वो सोल्यूशन आपका यूनिक होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपको ये ढूंढना होगा कि अगर सेमी ग्रुप बना तो इन दोनों इक्वेशंस के पास सोल्यूशन मिलना चाहिए। सोल्यूशन का क्या तात्पर्य होता है कि अगर आप उस वेरिएबल के जगह कोई वैल्यू रखें और अगर वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो उस प्रकार के वैल्यूज को उस सिस्टम का सोल्यूशन, जैसे आपसे बोला जाए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा x इज इक्वल टू -3, क्योंकि -3 प्लस 3 करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी x बराबर -3 इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा और दूसरा काम आपका ये होगा कि जो भी सोल्यूशन मिले वो उस सिस्टम के लिए यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक वर्ड बड़ा स्ट्रांगली ऑब्जर्व करिएगा कि फॉर एवरी लगा हुआ, तो मान लो इस जी में सी भी होता तो सी ओ एक्स इज इक्वल टू बी एक समीकरण होता, इसी प्रकार से वाई ओ सी इज इक्वल टू बी एक नया समीकरण होता। आप यहाँ पे ए बोल देते हैं तब भी आपके पास एक नया समीकरण। तो जितने भी इस तरह के समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं उन सब के पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सोल्यूशन। फॉर एवरी लगने का मतलब ये हुआ कि आप इस ए और बी फिक्स नहीं है, आप इसे चेंज करते जाइए, आपको डिफरेंट इक्वेशंस एट द टाइम मिलते जाएंगे और बार बार आपको सोल्यूशन कैसा मिलना चाहिए, यूनिक। जैसे आपने लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3, ये यूनिक होगा। लेकिन अगर आपने x प्लस 4 कर दिया तो इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, x इज इक्वल टू -4, तो ये इससे अलग है, लेकिन एट द टाइम इसका जो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो ये हमें एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अगर हम सीधा सीधा समझें
तो सबसे पहले तो हम अपने सेमी ग्रुप को ग्रुप मानेंगे और किसी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि जो इक्वेशन आपके पास AOX इज इक्वल टू बी और YOA इज इक्वल टू बी प्रकार का है उसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, और वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो माने हम लेट द दिस इज सेमी, लेट द सेमी ग्रुप G comma O इज ए ग्रुप। मान लिया कि आपका जो सिस्टम सेमी ग्रुप है वो ग्रुप बन गया। ठीक है, एंड आल्सो वी एज्यूम लेट फॉर एवरी A comma B इज द मेंबर ऑफ G। मान लिया कि A comma B जो है इस G के क्या है, मेंबर्स हैं। अब बताइए कि G आपका ग्रुप है, तो इसका मतलब कि अगर G को, सेमी ग्रुप को आपने ग्रुप मान लिया है, तो इसके अंदर जितने भी संभव एलिमेंट्स हैं उन सब संभव एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उसी सिस्टम में एक ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कि इसके इन्वर्स कहलाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना स्वाभाविक है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, A इन्वर्स जो कि इस A का इन्वर्स है और B इन्वर्स जो कि इस B का इन्वर्स है, ये सब भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका G में। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि हम यहाँ पे देखें कि इफ A इन्वर्स कॉमा B कहाँ बिलोंग करता है, G में, आपको जो रिक्वायरमेंट है। तो ये बताइए कि आपका सिस्टम जो है वो ग्रुप है, तो ग्रुप होने के नाते भले ही ये B A इन्वर्स A का इन्वर्स है, लेकिन ये भी तो कोई एलिमेंट होगा G का, और ये B भी G का एलिमेंट है। तो और G को, सेमी ग्रुप को ग्रुप कह रहे हो, तो ये क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देन दिस इज बाय क्लोजर लॉ, this is we have क्या we have A inverse operation B is the element of G and also B operation A inverse is the member of G। मतलब A inverse operation B भी एक नया एलिमेंट प्राप्त होगा ड्यू टू क्लोजर लॉ, वो कहाँ बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा, और B ऑपरेशन A इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका G के अंदर बिलोंग करेगा। ये दोनों ही G के एलिमेंट होंगे। अब मैं क्या क्लेम करने जा रहा हूं कि ये कोई एक वैल्यू होगी जो कि G में बिलोंग करती होगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, नाउ ऑन पुटिंग X is equal to A inverse operation B belongs to G on the left hand side of equation AOX is equal to B। This is we have, क्या we have, you can take left hand side, this is A operation और this is X। Now we replace the value, this is A operation A inverse operation B। भाई कोई एक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो वैल्यू G की होनी चाहिए, तो आपने G की वैल्यू लिया। अब बताइए A किसका एलिमेंट है, G का, A इनवर्स किसका एलिमेंट है, G का, B किसका एलिमेंट है, G का, और G क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप हमेशा एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे A ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन B, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ। अब बताइए इस A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स है, आपने शुरुआत में बोला, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो दिस इज E ऑपरेशन B बिकॉज A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E। ठीक है, अब बताइए E क्या है, सिस्टम की आइडेंटिटी है, और अगर E सिस्टम की आइडेंटिटी है तो यह E सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने पर उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो मीन्स E ऑपरेशन B करिए या B ऑपरेशन E करिए, वैल्यू क्या मिलेगी, B मिलेगी। दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज राइट हैंड साइड। मैं क्या बताना चाह रहा था कि इस इक्वेशन के अंदर अगर x बराबर ये रखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड मिल जा रहा है, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये वैल्यू उस सिस्टम का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें,
इसी again we adopt the same process again on putting this is y is equal to b operation a inverse belongs to g on the left hand side of the equation YOA is equal to B. YOA is equal to B. This is we have. Now you can take a left hand side. This is YOA is equal to, क्या रखना है आपको? This is B operation A inverse operation A. Now again you can implement the associative law same. Because B is the element of G, A inverse is the element of G, A is the element of G, then you can easily implement the associative law. So this can be easily written as here. This is B operation A inverse operation A. This is by associative law. ठीक है, यहां से आप क्या बोलेंगे? B ऑपरेशन E, बिकॉज इस A का ये इनवर्स है और सिस्टम ग्रुप है, तो A इनवर्स ऑपरेशन ए या A ऑपरेशन A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू E, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज B ऑपरेशन E या E ऑपरेशन B इज इक्वल टू B. तो दिस इज B एंड दिस इज राइट हैंड साइड. ठीक है, तो अब यहां पे कंक्लूड क्या क्या मिल पाएंगे? Hence the equation AOX is equal to B, YOA is equal to B for every A comma B belongs to G. Have a solution in G. मतलब इस इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन मिल रहा है और वो सॉल्यूशन कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी में. देखिए मैं क्या फोकस कर, मान लीजिए आपने समीकरण बदल दिया होता, तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपने लिया होता COX इज इक्वल टू D और YOC इज इक्वल टू D, तो इसके अनुसार सॉल्यूशन लिया जाता. फिर आप एलिमेंट मानते हैं यहाँ पर C और D मानते हैं और सेम प्रोसेस से आप करते जाते हैं. तो जैसे जैसे इक्वेशंस, मान लीजिए ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उनके सब के अलॉन्ग इक्वेशन तैयार हो सकता है, उन सब इक्वेशंस के पास क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूनिकनेस. तो आप याद करिए मैंने बताया था कि यूनिकनेस दिखाने के लिए हम यहाँ पर दो बातों को मानते हैं और उन दोनों बातों को हम आपस में बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं. मैंने एक थ्योरम लिया हुआ था शुरुआत में ही, आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों यूनिक होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया हुआ था. तो यहां पर भी हम यूनिकनेस के लिए जब आएंगे तो नाउ फॉर यूनिकनेस तो हम करेंगे क्या? गौर करिएगा. इफ पॉसिबल लेट x is equal to x1, x is equal to x2. ठीक है, एंड दिस इज y is equal to y1, y is equal to y2. ठीक है, be the solution of equations AOX is equal to B and YOA is equal to B. YOA is equal to B in G. Then we have. देखिए आपने सिंपली कुछ नहीं किया, आपने बस क्या किया, इस इक्वेशंस के पास भी आपने x की दो वैल्यू मान ली, x1 और x2, और यहां पर इस इक्वेशन के रिगार्डिंग भी y की दो वैल्यू मान ली, और आपने क्लेम किया कि दोनों वैल्यू ही करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस के क्या है? सॉल्यूशन है. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके अनुसार कि जो ये सॉल्यूशन मिला x की वैल्यू ये इस इक्वेशन के लिए एट द टाइम यूनिक है. इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो सॉल्यूशन दूसरा आएगा, लेकिन फिर वो उस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा. ठीक है, तो आपने जब क्लेम किया कि भैया x बराबर x1 और x बराबर x2 भी इसका सॉल्यूशन है और y बराबर y1 और y बराबर y2 इस समीकरण का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही सिस्टम को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे. मींस मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि
ए ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू बी मिलेगा, ए ऑपरेशन x2 इज इक्वल टू बी मिलेगा, एंड सिमिलरली दिस इज y1 ऑपरेशन a इज इक्वल टू बी मिलेगा, y2 ऑपरेशन a इज इक्वल टू b मिलेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। मींस a ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू a ऑपरेशन x2, एंड आल्सो इन दिस केस वी कैन राइट डाउन हियर this is y1 operation a is equal to y2 operation a, and in previous lecture आपने डिस्कस किया था कि आपके ग्रुप थ्योरी के अंदर कंसलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड होता है। तो पहले वाले में हम लेफ्ट कंसलेशन लॉ लगा सकते हैं और दूसरे वाले में राइट, क्योंकि a ऑपरेशन b बराबर अगर a ऑपरेशन c है और सिस्टम ग्रुप है तो वो हमेशा इंप्लाई करेगा b इज इक्वल टू c। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट कंसलेशन लॉ लगाऊंगा तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा, दिस इज बाय लेफ्ट कंसलेशन लॉ, एंड आल्सो दिस इज y1 इज इक्वल टू y2, दिस इज बाय राइट कंसलेशन लॉ। तो आपने दो सोल्यूशन सिस्टम के माने थे और वो दोनों ही सोल्यूशन आपस में क्या हो जा रहे हैं, यूनिक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम above we find that the equation AOX is equal to B and YOA is equal to B for every A comma B belongs to G have a unique solution in G। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास एक सेमी ग्रुप दिया हुआ, उस सेमी ग्रुप को आपने ग्रुप मान लिया। ठीक, अब आपकी कोशिश ये होगी कि ये जो दो समीकरण यहां पे लिखे गए हैं AOX बराबर B, x अननोन है x, और YOA इज इक्वल टू B फॉर एवरी लगने का मतलब बस ये है कि इस A और B में G के एलिमेंट के अलावा चेंज हो जाएगा। मान लो G में C और D भी होता तो आप यहां लिख सकते हैं COX इज इक्वल टू A और YOC इज इक्वल टू A, फिर या फिर COX इज इक्वल टू B, YOC इज इक्वल टू B। तो आपको डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस, उन सारे इक्वेशंस के पास सोल्यूशन मिले, क्योंकि G के बारे में आपको जानकारी नहीं है, बस फीलिंग पता है कि G ग्रुप है तो यानी सेट होगा और उस सेट के साथ एक ऑपरेशन होगा जो कि बाइनरी ऑपरेशन की बात को फॉलो करता होगा और वो उन चार लॉस को फॉलो करता होगा। ठीक है, तो हमारा इफ एंड ओनली इफ का मतलब मैंने बताया कि अगर सेमी ग्रुप बना तो आपको ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना। अगर सेमी ग्रुप के अंदर इस तरह के दो इक्वेशंस हैं और उनके पास सोल्यूशन मिल रहा है यूनिक, तो उस प्रकार का सेमी ग्रुप जो इस तरह की बातों को रखता है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ग्रुप में कन्वर्ट। ये दूसरा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया कि सेमी ग्रुप G कॉमा हुआ है उसको आपने ग्रुप बोल दिया। ठीक, लेट फॉर एवरी A कॉमा B G का मेंबर है, चूंकि G ग्रुप है तो इसका हर एक एलिमेंट इनवर्सिबल होगा, मतलब इस हर एक एलिमेंट के अलॉन्ग एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जहां पर उन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो A इनवर्स और B इनवर्स कहां बिलोंग करेगा, G में। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर A इनवर्स और B दोनों G के मेंबर्स हैं तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि A इनवर्स ऑपरेशन B भी G का मेंबर होगा और B ऑपरेशन A इनवर्स भी किसका मेंबर हो जाएगा, G का मेंबर हो जाएगा। अब करिए क्या, इसी भाई ये G का मेंबर होगा तो कोई यूनिक वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को आपने x मान लिया, G का मेंबर है। आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, आपने यहाँ पे वैल्यू रखा, एसोसिएटिव लॉ से चेंज किया तो पाया क्या कि आपको राइट हैंड साइड मिल जा रहा है, यानी x की जो वैल्यू आपने मानी थी, G का मेंबर था, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट करने का मतलब कि वो सिस्टम का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर आप रखिए इस इक्वेशन में तो फिर आपको राइट हैंड साइड मिल जा रहा है। तो यानी कि आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस तरह के इक्वेशन, जितने भी प्रकार के इक्वेशंस होंगे जो कि एलिमेंट G में बिलोंग करते होंगे, उन सब के पास सोल्यूशन मिलता है और वो सोल्यूशन किसके अंदर बिलोंग करता है, G के अंदर। अब आपका दूसरा लाइन है कि वो सोल्यूशन आपका यूनिक होना चाहिए। तो मैंने आपको यूनिकनेस के बारे में कहा था,
भाई आपका सोल्यूशन यूनिक होना चाहिए, तो आप क्लेम कर दीजिए कि आपके सिस्टम के पास एक से ज्यादा सोल्यूशन है, और अगर वो दोनों सोल्यूशन आपस में बराबर हो जाए तो यानी कि आपको जो मिल रहा है वो सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है। तो आप वही लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 एंड y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2 बी द टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन AOX इज इक्वल टू b एंड YOA इज इक्वल टू b इन G। देन वी हैव AOX1 is equal to B, AOX2 is equal to B, Y1 ऑपरेशन A is equal to B, Y2 ऑपरेशन A is equal to B। अब इन दोनों को पहले पकड़िए, तो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे यहां चूंकि आपका सिस्टम ग्रुप है और ग्रुप के अंदर कहीं लिखा हुआ है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C, तो B को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं और इस प्रकार के लॉ को आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहां से A कैंसिल x1 बराबर x2 और यहां से राइट कैंसिलेशन लॉ से A कैंसिल तो y1 इज इक्वल टू y2। तो आपने माना था कि इस इक्वेशन के पास इस इक्वेशन के पास दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों सोल्यूशन आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन ऊपर मिला है वो AOX बराबर B और YOA बराबर B के लिए वो सोल्यूशन भी है और वो सोल्यूशन यूनिक भी है और वो सोल्यूशन बिलोंग कहां करता है, G के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, सेमी ग्रुप दोनों साइड के लिए है। तो आपके पास सेमी ग्रुप है, उस सेमी ग्रुप के अंदर इस तरह के दो इक्वेशंस हैं और उन दोनों इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन मिल रहा है और वो सॉल्यूशन कैसा है, आपका यूनिक है। तो आपको साबित करना होगा कि इस प्रकार का कैरेक्टर रखने वाला सेमी ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि काफ़ी बेस है ये, और अगर बेस क्लियर रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज कन्वर्सली, इसको बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। लेट the equation AOX is equal to B and YOA is equal to B for every A comma B belongs to G have a unique solution in a semi group G comma O। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉट दिया रहेगा, सेम प्रोसेस, बस O की जगह आप क्या रिप्लेस करने वाले हैं, डॉट। ठीक है, तो आपने ये मिला, देन आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट द सेमी ग्रुप G comma O इज ए ग्रुप। आपका ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए आपने बहुत सिंपल सी बात मानी कि आपने एक सिस्टम माना और इस सिस्टम के पास AOX इज इक्वल टू B और YOA इज इक्वल टू B, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि फॉर एवरी A कॉमा B G का मेंबर है। ठीक, तो उसके पास सोल्यूशन मिल रहा है, वो सोल्यूशन आपका यूनिक है और वो सोल्यूशन जिसमें बिलोंग करता है वो ग्रुप कैसा है, सेमी ग्रुप है। तो आपको साबित करना है कि इस तरह का कैरेक्टर रखने वाला जो सेमी ग्रुप है वो हमेशा ग्रुप बन जाना चाहिए। आपको याद पड़ेगा कि मैंने सेमी ग्रुप के बारे में बताया था कि सेमी ग्रुप वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो देखिए इसका लॉजिक कैसे है, कैसे हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और कैसे हमारा प्रयास होगा इसे करने के लिए। सुनिए, कंसीडर, this is consider the equation, गौर करिएगा, YOA is equal to A। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, YOA is equal to A। ये भी तो इक्वेशन होगा क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे हमने यहां पर B की जगह A कर दिया,
तब भी तो वो जी के अंदर इक्वेशन तैयार होगा। इस इक्वेशंस के पास भी क्या मिलने चाहिए, सोल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए YoA इज इक्वल टू ए लिखा, तो इसके पास सोल्यूशन क्या होगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू, सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई हो जाएगा, ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए। यानी कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अभी आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ सेमी ग्रुप है। तो जब सेमी ग्रुप है तो, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्गर आपके पास मजबूती है कि इस तरह के इक्वेशंस के पास आपके पास इस सेमी ग्रुप के अंदर सॉल्यूशन मिलता है। तो आपने अपना समीकरण यहां पे क्या कर दिया, ए कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपका मेन पर्पज क्या है कि अगर आपको सेमी ग्रुप को ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहली बात तो इस सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और इस जी के अंदर जितने भी ग्रुप हैं, सॉरी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब जो है इनवर्सिबल होने चाहिए। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग उसी जी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जहां पर उन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन लिया। अब आपके परिकल्पना के अनुसार आप क्या बोलेंगे, हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक solution in semi group G. That is the important line कि आपको इस किसी भी प्रकार का इक्वेशन हो, अगर ये दोनों कॉर्नर्स या दोनों बिंदु अगर G के मेंबर होंगे तो वो इक्वेशन G में होगा। इनके पास सॉल्यूशन मिलना तय है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। क्योंकि आप कन्वर्स पार्ट पे जा रहे हैं तो कन्वर्स पार्ट में दो तरह के इक्वेशंस हैं, उनके पास सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किसके अंदर बिलोंग करता है, सेमी ग्रुप। तो आपको साबित करना है कि इस तरह का कैरेक्टर रखने वाला सेमी ग्रुप किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, ग्रुप में। तो जब सेमी ग्रुप बोल रहे हो यार और उसे ग्रुप दिखाना है तो यू जस्ट ओनली फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट एज वेल एज इनवर्स सिचुएशन, ठीक है। नाउ आपने मान लिया, तो अब भाई अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो सॉल्यूशन मिलने का मतलब कि कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशंस के लिए y का क्या y की जगह रखने पर इक्वेशन को क्या करते हुए सेटिस्फाइड। तो आप मान लीजिए, लेट अस डिनोट इट बाय y इज इक्वल टू l बिलोंग्स टू G, y इज इक्वल टू l, ठीक है। then this belongs to this, show that। गौर करिएगा, आपने बोल दिया कि भाई y बराबर l, कुछ तो मानोगे यार जो g का होगा इसको क्या करता होगा, सेटिस्फाइड। तो आप क्या लिखेंगे, l ऑपरेशन a इज इक्वल टू a, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इससे पहले कोई क्वेश्चन शायद नहीं पढ़ा था, ठीक। नाउ आप क्या करिए, नाउ दिस इज यल ऑपरेशन बी हम लेके चल रहे हैं, और हम यहां मान रहे हैं कि फॉर एवरी बी किसका एलिमेंट है, जी का। मतलब ये बी जो है सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है सिस्टम का, इस सिस्टम के हर एक एलिमेंट को दर्शा रहा है। तो आप करिए क्या, दिस इज ए एल ऑपरेशन, और बी की जगह लिख सकते हैं ए ओ यक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए ओ यक्स बराबर बी आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल सकता था सर हम इसको सी ले लेते तब क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑपरेशन एक्स बराबर भी क्या मिल जाता आपको। अगर आप इसको सी ले लेते तो ए ऑपरेशन एक्स बराबर आप क्या मान लेते, सी मान लेते, क्योंकि वो भी तो इक्वेशन तैयार होता, और सी कहां बिलोंग कर रहा होता, जी में। तो ये थोड़ी फील करने वाली चीज है कि इसको आप आर्बिट्ररी एलिमेंट समझिएगा, न कि पर्टिकुलर एलिमेंट समझिएगा। क्योंकि पर्टिकुलर समझेंगे तब तो आप ये सोच लेंगे सर इसको क्यों आप बी ले रहे हैं, आप इसे सी लीजिए, डी लीजिए, एल लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो ए ओ एक्स बराबर वो वैल्यू, स्वाभाविक सी बात है अगर वो जी के मेंबर्स होंगे तो वो भी एक इक्वेशन होगा, और उस इक्वेशन के पास भी यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। तो आपने एल ओ बी बराबर एल ओ और इसको रिप्लेस कर दिया दिस। अब बताइए आपका सिस्टम सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप हमेशा एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो करेगा ही। एल एलिमेंट है जी का, ए एलिमेंट है जी का, एक्स एलिमेंट है जी का, तो इसको आप लिख सकते हैं एल ओ ए और दिस इज ओ यक्स, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ।
और LOA किसके बराबर है, A के बराबर, AOX, दिस इज बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और AOX किसके बराबर है, AOX इज इक्वल टू B, यानी मिला क्या, LOB इज इक्वल टू B फॉर एवरी B कहां बिलोंग करता है, G में। यानी कि जब ये L इस G के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने में असमर्थ है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आप बोलते कि सर आप यहां पे क्यों A ले रहे हैं, मान लीजिए आपने B ले लिया होता तो ये भी B हो जाता, तो LOB इज इक्वल टू B, तब आप यहां पे A ले लेते हैं, ठीक है। अब इस A के जगह आप रिप्लेस कर सकते थे BOX से, क्योंकि BOX बराबर A भी तो एक समीकरण तैयार होगा यार, और उसके पास भी क्या मिलता हो, सोल्यूशन। ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, फॉर एवरी लेने का मतलब यू कैन चेंज A एंड B करस्पॉन्डिंग टू द G, यू कैन गॉट द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। सॉरी, आई थिंक लाइट चली गई है, इसकी वजह से अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ और इस लेक्चर को मैं यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी।